प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले फौजी तंसीबात, 14 मुजस्मों पर हमलों का 1 साल मुकम्मल। 9 मई के असल मुजरिम को हिसाब देना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का फौजी अफसरान से खिताब। वजीर आजम ने गुज़श्ता साल 9 मई के वाकयात को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत करार दे दिया। मुल्जिमान को अभी तक सजाएं न मिलने का शिकवा। काबीना ने पीटीआई को मुल्जिम ठहरा दिया। फौजी की आदत ने 9 मई के असल मुजरिम को ढील या डील देने के दावे झुटला दिए। 9 मई वाकयात के पीछे कौन था, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे लाहौर में वकला और पुलिस के दरमियान मामला तय न हो सके, हालात कशीदा। सिक्योरिटी अफसर ने लाहौर हाईकोर्ट में वकला की गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। वकला केसेस से मुतालिक अदालतों में पेश न हुए। वकला और पुलिस के दरमियान कशीदगी की असल वजूहात क्या हैं, अहम तफसीलात आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इलेक्शन के हवाले से खौफनाक इल्जामात, इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का फैसला। इल्जामात में कितनी सदाकत थी, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब ने, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ओन अब्बास बप्पी साहब। अच्छा ओन अब्बास बप्पी साहब, एक पोजीशन ली हमने देखा ISPR ने 9 मई के हवाले से, फिर उसका रिस्पांस आया, इमरान खान ने उसको रिस्पॉन्ड किया। फिर आज एक मौक़िफ़ सामने आया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का। फिर एक हुकूमती सतह पर भी जो मौक़िफ़ हमने देखा 9 मई को लेकर, जब 1 साल मुकम्मल होने के करीब आया या जब वो दिन आया तो हुकूमत ने जिस तरह से इसको रिस्पॉन्ड किया। इस पूरे सिनेरियो में आज 1 साल गुजरने के बाद PTI कहाँ खड़ी है? आई थिंक 9 मई के वाक़े ने, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जमात बना दिया। लोग कुछ भी कहें, इसमें हम एक असल सियासी पॉलिटिकल जमात के तौर पे इस 9 मई के बाद ही उभरे। 8 फरवरी का इलेक्शन जो था वो इस चीज़ की गमाजी करता है कि हमारे लीडरशिप सारी की सारी जेल में थी, इंतखाबी निशान हमारे पास नहीं था, एक रियासती दहशतगर्दी का एक शिकार पूरी जमात थी, हमारे तमाम कैंडिडेट्स के ऊपर जिस किस्म का जुल्म रवा रखा जा रहा था, वर्कर्स सारे गिरफ्तार थे। उसके बावजूद एज अ जमात वी स्टूड अप। ऑब्वियसली इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें कार फरमाए, लेकिन आज का बयान या 3 दिन पहले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे मैं तो समझता हूँ सबसे ज़्यादा मुश्किल तो इस गवर्नमेंट को आ गई है। मतलब अगर ये गवर्नमेंट सोच भी रही थी, देखिए इस गवर्नमेंट को इश्यूज इस वक्त आ रहे हैं शायद किसी को अंदाजा ही नहीं। किसानों के हवाले से इशू है, सनत के हवाले से इशू है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई है। तो जो एक पॉलिटिकल स्पेस ये गवर्नमेंट ढूंढने जा रही थी, और कहीं पे इनमें अगर ख्वाहिश भी थी, और मैंने एक पहले टॉक शोज में कहा, पहले भी टॉक शोज में, कि अगर वो एक स्पेस ढूंढने के मूड में थे भी, कहीं PTI के साथ मिलकर कोई बात कहीं हो सके, तो आज वो दरवाजा जिन्होंने बंद करना था उनके लिए बंद कर दिया। जो हमसे पहले कहीं ना कहीं कोई सोच रहे थे कि कांटेक्ट करेंगे भी सही, अब वो खुद ब खुद किसी और खौफ का शिकार है। मैं तो बारहा कह चुका हूं, हम तो वैसे ही मतलब वी हैव नथिंग टू लूज, हमारे पास तो गंवाने को कुछ भी नहीं है। लीडरशिप जेल में है, पार्टी का उनके हिसाब से तितर बितर कर दिया है। जो 180 सीटें थी वो 90 पे आ चुकी हैं, मतलब हुकूमतें उनकी बन चुकी हैं। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो ज्यादा और क्या हो सकता है। आई थिंक आज के इस बयान के बाद चीजें अगर डिस्टर्बिंग है तो सिटिंग गवर्नमेंट के लिए हमें वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अच्छा ओन अब्बास बप्पी साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की कि सिटिंग गवर्नमेंट के लिए ये कोई ट्रबलसम सिचुएशन है। क्लास साहब इस पे बेहतर आपसे बात कर सकेंगे। ये बताइए कि ये 1 साल गुजरा, इस 1 साल में मामलात में बेहतरी आ सकती थी, कुछ ऐसा हो सकता था कि जो ये हीट थी ये थोड़ी सी काम हो जाती, कूल हो जाती, लेकिन हमने देखा 1 साल में आज के दिन तक ये मामलात मजीद बिगड़ते ही रहे हैं। और एक जो बुक लॉग है उसमें तो एक के बाद दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से इसको डिफेंड कर पाएंगे? और जो आप कह रहे हैं कि गंवाने को कुछ नहीं है, तो जो है उसको कैसे बचाएंगे? अच्छा, वेरी फ्रैंकली अगर 9 मई के हवाले से इतना कुछ सीरियस मामलात, इश्यूज कहीं पे कोई मौजूद भी थे, तो फिर जो फॉल्स किस्म के केसेस खान साहब पे बनाए, फिर उसकी बनाने की जरूरत पेश क्यों आई आखिर? मतलब इद्दत के केस में सजा, साइफर केस में सजा, तोशाखाना में सजा, मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो कि सोच के इंसान दंग हो जाता है वो चीजें। सो वेरी फ्रैंकली मतलब 9 मई को जिस तरह प्रोट्रे आज किया गया, बस सुबह से लेकर शाम तक मैं देखता रहा। हमारे ऊपर पाबंदी कि हमारे घरों के बाहर पुलिस खड़ी थी कि जी आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप रैली से निकाल सकते, आप दुआया तकरीब नहीं कर सकते। भाई हमने भी तो दुआया तकरीब इन शोहदा के लिए करनी थी। अगर 9 मई को एज अ शोहदा के दिन के तौर पे देखा जा रहा था, तो वो शोहदा हमारे भी उतरे, अगर किसी और के, वो किसी इदारे के नहीं है, वो इस कौम के, वो मेरे और आपके। अगर उनकी याद में ये दिन मनाया जा रहा था, लेकिन जो एक नैरेटिव सारा दिन बिल्ड किया गया जैसे कि शायद हम कोई बहुत बड़े दूर के लोग हैं, आई मीन दैट वाज रॉन्ग। बच्चों से, स्कूल के बच्चों से जिस तरह रैलियां निकलवाई गई,
आई मीन वेरी फ्रैंकली ये क्या क्या नैरेटिव सपोर्ट करता है? सो हैविंग सेड दैट, आई एम श्योर कि जिस पे जो सबसे ज्यादा सफर करके आज के दिन में वो पाकिस्तान की आवाम है। पीटीआई क्या सफर कर सकती है? हमने जितना सफर करना था 1 साल में कर लिया। आई मीन वी लॉस्ट पीपल, हमारी लीडरशिप जेल में जो तकलीफें बर्दाश्त कर रही है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? सो पाकिस्तान की अवाम अलबत्ता इस पूरे सिनेरियो में वो पिस के रह जाएगी। मतलब एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, एक तरफ लोगों की ख्वाहिश है कि ये पीटीआई है, दरमियान में जिसका नुकसान वो पाकिस्तान की अवाम का है। सो मैं तो ख्वाहिश करूंगा कि चीजें आगे बढ़ें, चीजें को आगे मूव करना चाहिए, बट आई होप ये यकीनन मेरा फैसला नहीं है, ये किसी और को लोगों का फैसला है, दे हैव टू डिसाइड प्रॉपर्ली। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि कुछ और लोगों का फैसला है, आपकी अपनी पार्टी में एक आपका मकाम है, हैसियत है, और बड़े कम लोग होते हैं जो इस तरह की बात करते हैं। जो आपने बड़ी वाइज बात की कि मेरे उससे थोड़ी सी हट के बात है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपने हमें हमारे साथ शेयर किया। आप जब ये बात करते हैं कि अगेन किसी और का डिसीजन है, तो एक थोड़ा सा मेरा ख्याल है विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी एक निकली थी जब DGISPR साहब ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो ठीक है, उसमें कैरेट एंड स्टिक हमें नज़र आ रही थी। तो खान साहब के पास अब समझते नहीं है कि ठीक है, उनकी शर्त बड़ी वो सख्त थी कि खान साहब माफ़ी मांगें या ये चीज़ें करें। फिर आप मानते हैं कि खान साहब के लिए मुश्किल होगा अपनी पोजीशन से पीछे जाना, लेकिन सम टाइम कोई टाइम भी तो लेते होते हैं कोई उसमें पाज ले लेता है बंदा, कोई 1 दिन का 2 दिन का कि चले उन्होंने एक बात की है, तकरीर की है, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मैं 2-4 दिन को ठहर जाते हैं, किसी 2-4 बंदों से पार्टी के लोगों से मशवरा करते हैं कि इसको कैसे हम अपने अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो DG साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, खान साहब तो अगले 6 घंटे नहीं गुजरे होंगे, 8 घंटे उन्होंने डट कर और बड़ा सख्त जवाब दिया। तो आप समझते नहीं कहीं पे कोई थोड़ा सा पाज लेते हैं, वक्फा लेते हैं, 2-4 दिन गुजरने देते हैं कि फिर हम अपना एक मैयट किस्म का रिस्पांस देंगे। तो उससे तो मजीद मसले बड़े हैं। आज आर्मी चीफ की तकरीर के बाद तो लगता है कि मजीद ये सख्तियाँ आने वाली हैं, फैसले होने वाले हैं। और खान साहब पे शायद 9 ये मई वाली भी, अभी आपने 3-4 केसेस गिनवाए, तो मुमकिन है 9 मई का भी उनको कोई ट्रायल उनका शुरू हो जाए। भाई जिस दिन खान साहब का इद्दत वाले केस का फैसला हुआ था ना, उस वक्त हमें समझ लग गई थी कि ऑब्वियसली ये बात किस तरफ को जानी है। 9 मई अगर इतना एक वो सीरियस होता और खान साहब के केस ये फैब्रिकेटेड फिक्स होने होते तो पहले फिक्स हो चुके होते। सो आई एम श्योर कि इद्दत, साइफर और तोशा खाना ये बहुत बड़ा एक सिग्नल है उन तमाम लोगों के लिए कि 9 मई तो दूर की बात, मतलब इस जहां पे फिक्स करना उन्होंने फिक्स कर लिया। तो मैंने जैसे कहा कि इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। जहां तक आपने दूसरी वाली बात की ना, ये देखिए, ये हमेशा विन विन सिचुएशन दोनों साइड से होती है। सिग्नल किए जाते हैं कि ओके ठीक है, ये स्पेस हम क्रिएट कर रहे हैं, ये स्पेस तुम क्रिएट करो। जो स्पेस हमें नजर आ रही थी वो हमें बुशरा आपा की सेहत के हवाले से नजर आ रही थी। जो स्पेस सिग्नल हमें मिल रहे थे वो कैदे तन्हाई मिल रही थी। और आज अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला देख लें तो उन्होंने बड़ा क्लैरिटी से कहा कि एक खातून को आपने 7 साल की सजा दे दी है कि भाई इद्दत के केस में, मतलब इंतहाई वाहियात किस्म का केस है माजरत के साथ, उसमें 7 साल की, तो उसमें कैदे तन्हाई कहां से आ गई? ये तो मतलब जिनको कत्ल की सजा दी जाती उनको नहीं रखा जाता। तो एक खातून के शीशों पे फट्टे लगा के कोको से बंद कर देना ताकि बाहर से रोशनी ना आए, और 4-4 एक हफ्ता मतलब उस खातून के मुंह मत्थे कोई ना लगे, ये जो टॉर्चर किया जा रहा था, ये सिग्नल क्या सब कहता है कि कौन सी माफी और किस किस्म की बात और किस चीज की माफी? मैं तो हैरान हूं। माफी मतलब मैं सोच के परेशान, जब कहा जी माफी, मैं किस चीज की माफी? मतलब जो कुछ पिछले 9 मई को हुआ था, अगर मैं एक एक लम्हा आपको गिनाना शुरू करूं तो यकीन जानिए, मतलब दुनिया में पूरी 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 दुनिया में लोगों ने जब उस शख्स को देखा जिसको वो एक आइकन समझते थे, हार्ट बर्निंग किसी को थोड़ी और किसी को ज्यादा हुई। तो किसी ने कोई रिएक्शन दिया, किसी ने कोई। आई एम श्योर कि ये जो परसों या कल के जो मैसेजेस हैं हमारे लिए तो क्या मैटर करने, लेकिन खान साहब के लिए भी मैटर नहीं करता। मैंने पिछले हफ्ते उनसे मुलाकात की और मैंने उनसे पूछा कि मैं सर बाज गश्त है कि जी बैक चैनल डिप्लोमेसी, ऑब्वियसली ये मेरे लेवल का काम तो नहीं है, खान साहब अगर कोई कर भी रहा है तो किसी और लेवल पे। एंड इट वाज वेरी क्लियर यार कि मिडिल ग्राउंड तो हमारा मौजूद ही नहीं है। मिडिल ग्राउंड क्या होगा और किसी की ख्वाहिश क्या होगी कि खान साहब सियासत छोड़ दें, खान साहब मुल्क से बाहर चले जाएं, खान साहब मतलब बिल्कुल सियासत के किनारे किसी करके सेटलमेंट ही वुड जो अच्छा, जब आप ये बात करते हैं, नहीं औनबाज, जब आप ये बात करते हैं कि खान साहब मुल्क बाहर छोड़ के चले गए, तो आपके जहन में या खान साहब के जहन में इसके रेफरेंसेस हैं, पास्ट में हुआ है। बेनजीर भुट्टो साहबा चली गई थी, दुबई में रही, 99 में चली गई थी, नवाज शरीफ साहब के दौर में केसेस हुए थे, वो गई और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो वहाँ पे रही कि दुबई वालों ने कबूल किया उनको। नवाज शरीफ साहब गए मुशर्रफ साहब के दौर में तो उनको सऊदीज़ ने कबूल किया, अमेरिकन भी थे, ग्रंटर भी थे, ऐसे यूके में रहे। तो एक लोग ये भी कहते हैं कि खान साहब की इंटरनेशनल लेवल पर किसी मुल्क से तल्लुकात बने हुए नहीं थे, ना अमेरिकन से, ना सऊदी से, ना चाइना से, ना ब्रिटेन से, ना यूरोप से, पूरी दुनिया से तो खान साहब लड़े हुए थे। तो खान साहब को दुनिया का कोई मुल्क लेने को तैयार ही नहीं है कि आप हमारे यहाँ आ जाएँ, कोई
ब्रेक ले लें, ना उनका लोकल गारंटर है पाकिस्तान में कोई गारंटी देने को तैयार है, ना इंटरनेशनल गारंटी देने को तैयार है, फिर तो आप ठीक कह रहे हैं कि खान साहब के लिए बच तो यही जाते हैं कि पाकिस्तान में बैठे और तो कोई ऑप्शन नहीं रह गया उनके पास। इंटरनेशनल लेवल पे फ्रेंड्स नहीं है, तो यहाँ लोकल लेवल पे कोई पावरफुल कोई हमें उनके दोस्त नजर नहीं आते। माजरत चाहते हो आपसे थोड़ा सा अपनी आर्गुमेंट को थोड़ा डिफर करूंगा इस हवाले से। सर, पहली तो सर। बात ये कि सियासत में जो पाकिस्तान में पिछले 30-40 साल में जो कुछ किया है, मतलब हर 2-3 साल में एक नया नैरेटिव आता है कि जी अब ये गद्दार है और ये मुहिब वतन है, और अब ये मुहिब वतन गद्दार हो गया और ये मुहिब वतन। तो जो 2-3 साल में नैरेटिव, तो उस पर जो गद्दारी या दहशतगर्दी में आता है या चोर या डाकू बनता है, तो उसको एल टाइम मुल्क से बाहर जाना पड़ता है। वो अमूमन लंदन जाते हैं, वो सऊदी अरब जाते हैं, वो दुबई चले जाते हैं। तो ऑब्वियसली खान साहब से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था। हैविंग सेड दैट, जो आपने कहा, देखिए पहली तो बात है कि वो शख्स कभी इस मट्टी को छोड़ के नहीं जा सकता, और ये मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो खान साहब जेल में रह, ऐसा कॉम्प्रोमाइज ना करें। जो बंदा खान साहब को जानता है ना, ही इज, अल्लाह ने उसको ऐसी फौलाद का बना दिया है कि उसके लिए अब मैटर नहीं करता कि कौन सा मुल्क और कौन सी सरजमीन, उसके लिए मैटर करता है अपनी एक वो लेगेसी जो वो हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे थे। अब अगर आपकी बात को ठहराया जाए तो ये लोग कौन से कोई बरतानिया के पासपोर्ट लेके फिर रहे थे, एट द एंड जाके जालिम में अप्लाई करना होता। तो वो शख्स है कि एक जमाने में उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए मतलब बड़ी बड़ी मलकाएं जो इंतजार किया करते थे, उसके मतलब कोई जगह नहीं देगा। दैट्स नॉट द पॉइंट। एक बात बताएं, और जब आपने भी मजाक नहीं कहा और मैंने भी मजाक में जवाब दिया। नहीं ठीक है, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। शख्सियत का खास ही नहीं है सर। आपने अभी बात की कि गद्दार देने का नैरेटिव आता है, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इस मुल्क में रहा भी है। खान साहब के कई बयान आते हैं सख्त, जो उन्होंने अपनी अपोजिशन को या अपने अपोनेंट्स को गद्दार डिक्लेयर किया है। बल्कि आपको याद हो कासिम सूरी साहब जो थे, इन्होंने जो यहाँ पे आई थी तहरीक एतमाद आई थी, और जिसको इन्होंने डिसमिस किया था, इस पर वोटिंग नहीं हुई थी, तो उन्होंने भी इसी से मिलते जुलते अल्फाज कहे थे कि जितनी अपोजिशन जो है ये गैर मुल्की एजेंट हैं, गद्दार हैं, और इनकी ये करारदाद पे वोटिंग नहीं हो सकती। तो आपकी पार्टी भी तो इस गेम में शामिल रही है ना कि जो अपोनेंट है, मुखालफिन है, वो गद्दार हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन है, और सिर्फ हम जो हैं, हम यहाँ पे अगेन उसमें मुहिब्बुल वतन है। वही सलूक अब आपके साथ होना शुरू हो गया है कि सारे कहते हैं जनाब आप लोग जो है मुल्क के साथ इतने हामी नहीं है, मुल्क के मोहब्बत करने वाला नहीं है। सो ये तो दोनों साइड से काम चलता रहे, आप भी करते रहे और आपके मुखालफिन भी करते रहे। देखिए कासिम सूरी साहब का एक स्टेटमेंट है ना, स्पार ऑफ अ मोमेंट में, ऑब्वियसली एक हीट ऑफ द जो उस दिन यार वो डिप्टी स्पीकर थे, आउन अब्बास कोई आम आदमी नहीं है, ही हैज बीन रनिंग द हाउस फॉर 3.5 ईयर। मैं उनको डिफेंड कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनको लेफ्ट आउट कर रहा हूं, मैं डिफेंड कर रहा हूं कि शायद जितनी हीट ऑफ द मोमेंट उस वक्त चल रही थी, जो कासिम भाई ने उस वक्त किया था, शायद मेरी जगह में तो इससे सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकता। एक सिटिंग गवर्नमेंट, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को दिन दहाड़े उठा के बाहर फेंक दिया जाए, नोइंगली उस जमात के 20 लोगों को सिंध हाउस में जिस तरीके से उनकी तरह खरीदो फरोख्त है, नोइंगली कि somebody was playing for it। और जरदारी साहब के साथ 20 लोगों में से ऑन अब्बास, उन 20 में से तो किसी ने वोट नहीं डाला था, वो तो एक वोट भी नहीं डाला था पीटीआई के लोगों ने, वो तो सारे आप लोगों, आप समझते हैं, आप सारा कुछ पता है। वो 20 दिखाने के लिए थे, वो कहते हैं बकरे के अंदर दिखाने के और खाने के, और वो 20 दिखाने के लिए उन जमातों के लिए थे जो फैसला नहीं कर पा रही थी। एमकेएम को कहा गया 20 लोग टूट गए, उस वक्त ये बाप पार्टी को आज 20 लोग नहीं सर, को कहा गया जी बस छोड़ दो इनको, क्योंकि देखे वो 20 टूट चुके हैं। आप जब ये कहते हैं तो 20 वो बैगेज बोनस था कि इनकेस ये नहीं टूटे तो 20 रखा जाएगा। सारी दुनिया को पता है 20 वहां बैठे। नहीं सर ये बताएं, जब खान साहब ये कहते थे कि ये सारे लोग जो है जनरल बाजवा साहब एंड कंपनी ने मेरी हुकूमत गिराई, तो आपका क्या ख्याल है? एमक्यूएम को अगर जनरल बाजवा कहते थे, जो खान साहब कह रहे थे कि आप जो है उनको कहें वापस आएँ, तो वो खान उनके जनरल बाजवा के कहने पे अगर वो ज्वाइन कर सकते थे खान साहब को, तो आपका क्या ख्याल है? उन्हें 20 लोग दिखाने थे उन्होंने, हमारी एजेंसीज ने, जनरल बाजवा साहब ने, फिर वो उनको छोड़ते, उनको कितना मुश्किल था। ये तो खान साहब खुद कहते हैं उन्होंने उनको छुड़वाया था। अब क्योंकि अब इशू डिस्कशन आप उस तरफ लेके चले, मैं थोड़ा पॉइंट, जिन लोगों से मेरी बात होती थी ना, तो वो यही कहते थे कि जी उस साइड के इतने 20 लोग, एमक्यूएम को आप जितना भी समझे उसका अपना एक माइंड फ्रेम जरूर था। वो इस तरह नहीं है कि चाबुक पे चल रहे थे कि जी उतार के इधर फेंक दिया। उन्होंने अपनी भी सेटलमेंट करनी थी उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ रिगार्डिंग सिंध बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, तो उनकी अपने जो इशूज आते वो उसको सामने रख के बात जो है ना उनसे निगोसिएशन कर रहे थे। तो उन्हें कहा गया कि तुम निगोसिएट जल्दी कर लो क्योंकि 20 लोग वो टूट गए। सो वो 20 लोग सिर्फ दिखाने के लिए रखे गए थे। अगर दूसरी बात की जाए कि ऑब्वियसली बाजवा साहब ने जो कहा वो तो ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट क्लियर कर दिया। हमारी हुकूमत के 6 महीने बाद उसने प्लान कर लिया था कि जी मैंने तो इमरान खान को फारिग करना है। सो प्लान उसका तैयार था, एग्जीक्यूशन में उसको 2 साल क्यों लगे? अगर वो मार्च 2019 में ये ख्वाजा आसिफ को कह रहा है कि जी बुजदार को गिरा के इमरान खान को गिरा देते, तो उसको गिराने में आखिर 2-2.5 साल, 1-2-2.5 साल क्यों? वापस आते हैं करंट पे आते हैं, आउनबाज से करंट पे आते हैं। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि इस वक्त पीटीए के अंदर एक बड़ा इंतहाई एक पॉलिटिकल स्टॉर्म आया हुआ है। शेर अफजल खान साहब हैं, गौहर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज है, फेयर इनफ।
जो वो तो चले हर पॉलिटिकल पार्टी में, मैं नहीं माइंड करता अगर मुझसे पूछे, डेमोक्रेटिक पार्टीज ऐसे ही होते हैं, हर बंदे का अपना मौक़िफ़ होता है, हर पार्टी में ये लड़ाइयाँ ये झगड़े चलते रहते हैं। उसमें मुझे याद है नवाज़ लीग में जब नवाज शरीफ साहब यहाँ पे नहीं थे, चौधरी ये निसार अली खान साहब जवेद हाशमी साहब की लड़ाई होती थी। उनके बाद अभी रिसेंटली जब नवाज शरीफ साहब थे, आपको याद होगा, यहाँ शहद खकाना बाज साहब ख्वाजा साहब की लड़ाई चलती, सो ग्रुपिंग होती रहती है आपकी पार्टी में। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस वक्त ये जो लड़ाई हो रही है ये पंजाब के ये पीटीआई के लोगों में नहीं हो रही, ये डंडा सोटा इधर केपी में चल रहा है सर। केपी के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो लीडरशिप लड़ रही है, पंजाब वाले दे आर एट ईज। तो ये क्या फिनोमिना है कि ये केपी वाले क्यों लड़ रहे हैं एक दूसरे से? शेर अफजल खान साहब हूँ, उमर साहब हूँ, शिबली साहब हूँ, उसके बाद ये गौहर साहब एंड कंपनी। आपके यहाँ सकून डाट काम चल रहा है पंजाब में, क्या वजह है सर? आप ठंडे लोग हैं जरा, ये पंजाब वाले। ठंडे का इशू नहीं है, वो जहाँ पावर होगी, जहाँ मतलब वो कहते हैं ना, जहाँ माखी होगा तो माखी की मक्खियाँ होगी। सो इशू है कि जहाँ ऑब्वियसली पावर कॉरिडोर हमारा इस वक्त ऑब्वियसली वो केपी के है। हमारा जो मेजर जो सेंटर है, एपेक्स सेंटर है, वो केपी के है। 41 सीटों में से ये 44 सीटों में से 40 सीटें वहाँ पे जीत के आए बैठे हैं डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स। तो ऑब्वियसली हमारी जो मेजॉरिटी लीडरशिप है वो केपी में। और डिफरेंस ओपिनियन जैसे आपने पहले कहा हर जमात में होता है, हमारी जमात में भी है। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मरवत साहब का जो इशू चलता रहा, मतलब ऑब्वियसली वो उसने उस वक्त पार्टी को साथ दिया था जिस वक्त कोई भी नहीं दे रहा था। आई मीन यकीन करें हमारे जैसे लोगों के लिए टाइम हुआ, हमारा एक ब्रांड बन गया था। और जनरल इलेक्शन में लोग मुझसे मेहनत करते थे कि यार किसी तरह शेर अफजल मरल से वीडियो बनवा ले हमारे लिहाज में। एक उसकी छोटी सी वीडियो किसी एक इलेक्शन कैंपेन में किसी एक हल्के में एक बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रही थी। सो अल्टीमेटली जब आप इतना बड़ा फेम लेके आते हैं तो ऑब्वियसली उसकी एक आफ्टर रिपरकशंस भी होते हैं, कहीं पे थोड़ा सा ना लोग उससे थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाते हैं। बट फिर भी ये कि शेर अफजल भाई खुद भी कहते हैं कि मैं बाज़ बात करते हैं ना, मुझे अपने नर्व्स पे कंट्रोल नहीं रहता, तो मैं बात कुछ ऐसे कर रहा हूँ तो वो उनकी गुफ्तगू कहीं ऊपर नीचे भी होती रहेगी। कुछ लोग अच्छा, वो कहते हैं शेर अफजल खान साहब का जो मैं पढ़ रहा था, ट्वीट्स पढ़ रहा था, वो कहते हैं जी पार्टी के लोग मुझसे जेलस हो गए, मेरी पॉपुलैरिटी से, फेम से, मेरे स्टाइल से, मेरे उसको ये मैवरिक होने से, किसी से ना डरने से, लोगों को बाहर निकालने से। जब लोग डरे हुए थे सारे के सारे, जो आपने भी बात की, वो मैदान में लोगों को निकालना, वो कहते हैं सारे लोग जो हैं वो मेरे फेम से डर के वो हो गए हैं, खौफजदा हैं, खान साहब के कान भरते हैं। तो खान साहब कानों के कच्चे हैं कि कोई उनको जाके कह देते और वो उस पर फैसले देते हैं? कभी उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना रहे हैं और कभी ऑर्डर कर रहे हैं इनको उससे निकालेंगे, ये कमेटियों से निकाल दें। थोड़ा सा इसको क्लैरिटी ले आते। पहली बात तो ये कि वो कहते थे कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, हमें भी था शौक। नहीं, मैं सुना देता हूँ सर, ऐसे नहीं, ऐसे मुनीर नियाजी साहब की इसका नज़म को आप ऐसे नहीं कह सकते। उनकी बड़ी खूबसूरत पंजाबी की नज़म है, कोई शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरण का शौक भी सी। तो वो शेर भाई के जितना फेम है ना, वो गुफ्तगू भी वैसे कर जाते हैं। लेकिन हैविंग सेड सर यही बात तो लोगों को पसंद आई थी ना, उसी वजह से तो पॉपुलर हुए थे। अगर वो भी मेरी तरह आपकी तरह बिल्कुल एक एक लफ्ज चुन चुना के टीवी पे बैठ के ये ना करें वो ना करें, तो लोगों ने कहा उनको पॉपुलर होना था। उनका जो नेचुरल स्टाइल था उनका अपना पख्तूनों का, उन्होंने जिस तरह, मैं तो उनके फैन क्लब में हूँ, वो तो पॉपुलर हुआ सर। मैं तो उनके फैन क्लब में शामिल हूँ। मुझे तो वैसे ऑब्वियसली मतलब इस तरह का धड़ल्ले वाला शख्स वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद है। बट हैविंग सेड दैट, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां हुई, चीजें थोड़ा ऊपर नहीं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आज जो चीजें हुई ये उनका अपना फैसला था। बाय द वे, ये खान साहब के पास फैसला गया था, उन्होंने कहा था। मैं समझता हूं कि इस वक्त शायद मतलब मेरी तरफ से वो पार्टी जो एक जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी, मैं सही तरह डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो उनका मैसेज था कि मैं कुछ अरसे के लिए जरा बैक स्टेप पे जाना चाहता हूं, जिसको फिर खान साहब ने अप्रूव किया और फिर वो से स्टेप डाउन हो गए। वो खैर ट्रांसलेट उस हिसाब से गलत हो गया। ऐसा नहीं कि खान साहब ने फैसला किया, उन्होंने खुद वॉलंटरली सरेंडर किया कि मैं कुछ अरसे के लिए स्टेप डाउन करना चाहता हूं। और रात को जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी थी उस पर ये उन्होंने रात को, कल रात की बात कर, रात को 10 बजे थी और मेरी शायद उस वक्त आपके प्रोग्राम के वाले से माजर जो मैंने की थी उसी कमेटी के वाले से, तो उस वक्त उन्होंने कहा था। और आज वो अप्रूवल के लिए जुमेरात को लीडरशिप के और खान साहब बताया, उन्होंने कहा ठीक है अगर वो कुछ ऐसा ब्रेक लेना चाह रहे हैं तो लेट हिम। नहीं, ये मुझे बताया ना बात, मतलब है उस वक्त जब कोई बंदा मैदान में निकलने को तैयार नहीं था, हर कोई घरों पे था, कोई बोल नहीं रहा था, बात नहीं कर रहा था। उन्होंने खुद भी कहा है, इट्स नॉट कि मतलब हम ये कह रहे हैं, उन्होंने खुद ये कहा है कि मुर्दा घोड़ा था ये पार्टी और मैंने इसमें जान डाली। जब वो जान डाल गई, मतलब है गाँव बस गया, सारा कुछ हो गई, मेले शले रच गए, ढोल धमाके हो गए, इलेक्शन जीत लिए, उनकी पॉपुलैरिटी कैश हो गई, उन्होंने भी खान साहब का सारा नैरेटिव उन्होंने कर दिया। जब गाँव बस गए तो उनको हटा के नंबरदारी के लिए कुछ और लोग आ गए। तो ये नहीं समझा जाएगा कि पॉलिटिक्स में लोगों को यूज़ करो, यूज़ करने के बाद डंप करो। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो साफ ज़ाहिर है बहुत ऊपर चली गई थी, जो बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही थी। तो खान साहब ने तो उस ग्रुप को सपोर्ट किया जो उनके अगेंस्ट से, नहीं तो डट के जवाब देते कि नहीं भाई इनको। जी सर, गलत परसेप्शन है। मैं थोड़ा दोबारा क्लियर कि जो शेर भाई की जो शख्सियत है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसका जो फैन क्लब है या फेम है वो आफ्टर खान अगर किसी लीडरशिप का है तो वो शेर अफजल का।
अब वो मतलब नेक्स्ट सेकंड लेवल के ऊपर ना मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने उसको बहुत इज्जत दी है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि इलेक्शन में लोग मुझे उसकी वीडियो का क्लिप मांगते थे हमारे एमपीएस के कैंडिडेट के, जी 2 मिनट का क्लिप तो मंगवा दे शेर अफजल बरवत का, हमारे हाथ में थोड़ा सा वोट ज्यादा पड़ जाएगा। तो वो इस किस्म का ब्रांड था। लेकिन फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हुई जो पार्टी में ऑब्वियसली थोड़ा सा मतलब उनको थोड़ा सा वो गुफ्तगू में एक महारत भी है कि ऐसी बातें कर जाती हैं जो लोगों को एलिनेट करती है। हैविंग सेड दैट, खान साहब हमेशा से उनको मतलब उनके हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते रहे कि ही हैज टू बी देयर। बट एट द एंड फिर जो कुछ हुआ, फिर कल रात को उन्होंने खुद ही कहा कि मेरे ख्याल में मुझे थोड़ी सी पॉलिटिकल ब्रेक चाहिए, मुझे कुछ ऐसा सोचने का वक्त चाहिए, क्योंकि पीएससी के हवाले से जो डिसीजन मेकिंग हुई है, जो कि पॉलिटिकल कमेटी में डिस्कशन हुई है, जो कि किसी और को हमने मतलब प्रपोज कर दिया, तो उस हवाले से वो थोड़ा कहा जी मैं वैसे और पास एक बात बताएं जाते जाते, लास्ट क्वेश्चन, मेरी रीडिंग है, आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो ये जो आप लोगों के अपनी पार्टी के अंदर खुद से फैसले होना शुरू हो गए हैं कि पीएससी का चेयरमैन कौन होगा, वो होगा, ये नहीं, लड़ाई चल रही है 2 महीने से। मुझे तो नहीं लगा हुकूमत आप लोगों को अगर पीएससी के चेयरमैन ही देगी, आप लोगों का तमाशा देखती रहेगी, लड़ते भिड़ते रहेंगे और दरमियान में से कोई और बंदा निकल आएगा। इतनी बड़ी अहम कमेटी तो आपको नहीं देने लगे इन हालात में जितनी लड़ाई फटे चल रहे हैं। आप मेरी इस असेसमेंट से एग्री करते हैं कि आपको शायद ना मिले इसकी चेयरमैनशिप, जो ऐसे आपकी पार्टी आपस में लड़ती रहे? सर देखिए वो जो सीओडी था ना उसके हिसाब से तो ये हमेशा के लिए नहीं सीओडी के आप ठहरे सर, ये बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दिया आपने। वो सीओडी सेक्रेटरी नहीं है। यस, आप लोगों ने तो सिक्योर बल्कि नहीं, सुने सर सुने, आप मेरे छोटे भाई हैं, आप लोगों ने, खान साहब ने तो सीओडी के पखड़े उड़ाए हुए हैं। इन्होंने कहा ये तो इन्हें चोरों डाकू ने, नहीं सर सुने, इन्होंने चोरों डाकू ने डील कर ली एक दूसरे की, इन्होंने डाके छुपा रही हैं, ये दौलत छुपा ले, ये मिल गए हैं गैंग। खान साहब वाज अगेंस्ट सीओडी बिटवीन नवाज शरीफ साहब और बेनजीर भुट्टो। आज अब सीओडी का हवाला कैसे देते हैं? हाँ, आप पहले जाए उसके सिग्नेटरी बने, उसका हिस्सा बने, फिर आप ठीक कहते हैं सर। मेरी अर्ज तो सुन लें, मैंने आपको कहा कि ये सीओडी का हिस्सा है, हम उसके सिग्नेटरी नहीं थे। उसके बावजूद 2018 के इलेक्शन में जब हमारी हुकूमत आई, एज पर ये डॉक्यूमेंट सीओडी का है कि ये कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ये ऑपोजिशन लीडर या ऑपोजिशन लीडर के नामजद शख्स को जाएगी। और हमने शहबाज शरीफ साहब को पीएससी का चेयरमैन डिस्पाइट नॉट अ सेक्रेटरी टू सीओडी हमने उनको दिया था। तो उसी हिसाब से ये हमारा भी क्लेम है कि पार्लिमानी एक असूल है कि ये हमेशा ऑपोजिशन लीडर या उसके नाम से शख्स हो जाता है, तो वो तो इनको हमें देना चाहिए और देना भी पड़ेगा। अब अगर इनके पेट पे कुछ और चल रहा है या इनकी कोई और, मेरी रीडिंग है, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी रीडिंग है कि आखिर पे कोई वो जादूगर की तरह ना अपनी हैट में से कोई और कबूतर निकालेंगे। मतलब नूर आलम खान साहब चुप करके तो नहीं बैठे होंगे, वो भी अपनी कोई इधर उधर कोई तारे शारे हिला रहे होंगे, वो भी अपोजिशन के बंदे, मौलाना के बंदे। सर जी सर, पब्लिक अकाउंट कमेटी को आम कमेटी नहीं है, इट्स नेक्स्ट टू मतलब ये लीडर ऑफ द हाउस के बराबर है, ताकत का एक मंबा होता है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को एक्सपोज करने के लिए इससे बेहतर और पोजीशन कोई नहीं है। तो जिस किस्म की चोरियां, किसानों वाला जो इशू मैंने रेज किया या आपने रेज किया था, अगर ऐसे इश्यूज को दबाने के लिए इसका क्रेडिट आपको जाता है, काकड़ साहब ने ये बात खत्म कर दी है, इसका क्रेडिट आने बस आपको जाता है। आपने सेनेट में तकरीर की थी बड़ी शानदार, उसके बाद हमने फॉलो अप के तौर पर उस पर काम किया। इसका क्रेडिट सर आपको जाते हैं, किसानों के लिए आपने आवाज उठाई और इस स्कैंडल में बड़ी डट कर आपने बात की। इट्स योर क्रेडिट। ऐसे पीएससी जैसे फोरम जो है ये गवर्नमेंट रखना चाहेगी, लेकिन हैविंग सेड दैट पार्लिमानी असूल के हिसाब से हमारे पास बस इस मुल्क में जितने असूल आपने फॉलो किए हैं उतने हुकूमत फॉलो करेगी। बहरहाल देखते हैं सर जी क्या होता है। बहुत शुक्रिया ऑन अब्बास भप्पी साहब, आपने एक्सक्लूसिवली हमसे गुफ्तगू की, हमें टाइम दिया। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा के इलेक्शन के हवाले से जो एक तहलका खेज किस्म के बयान आए थे, बाद में तरदीद हुई, एक रिपोर्ट है उस हवाले से, उसकी कुछ डिटेल्स हैं, उसके ऊपर क्लासेस साहब से इंसाइट लेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस साहब, एक खुसूसी रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट, जिसके हवाले से कुछ डिटेल्स हैं आपके पास। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा साहब ने एक बड़ी इलेक्शन धांधली के हवाले से तहलका खेज किस्म के कुछ बयान दिए थे, फिर वो उससे क्या उसे कहना चाहिए, उन्होंने डिनाई भी कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद अब ये एक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है, इसमें क्या हकाइक सामने आए? इंक्वायरी रिपोर्ट्स अभी आनी है। अच्छा, मेरे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है, मैं वो जो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं, कि ये तो वो है ना कि उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए थे चड्ढा साहब ने कि धांधली हुई है इलेक्शन में, और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है और उन्होंने ज़मीर उनका जाग गया है, पूरी रात वो सो नहीं सकते, बला बला चीज़ें वो कौम ने सुनी हुई हैं। अब इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इंक्वायरी ऑर्डर की थी, और आपको याद होगा 2-3 दिन पहले उन्होंने भी कहा, चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि जनाब के किसी कमिश्नर ने बैठ के इल्ज़ामात लगा दिए थे, क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब की तरफ भी इशारे किए थे चड्ढा साहब ने कि शायद वो सारे मिले हुए थे, उन्होंने ओवरऑल बात की थी। तो अब उस पर इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी कि हमारी जो इंक्वायरी रिपोर्ट हमने की है इसके लिए
तो उसका हम वो करने वाले हैं, उसको पब्लिक करने वाले हैं, सामने लाने वाले हैं। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है, आज वो इजलास भी था उनका शहबाज शरीफ साहब का, जहाँ पे सुना है कि ये सारी ब्रीफिंग भी दी गई है और वहाँ पे बताया गया है कि कौन जिम्मेदारान था या किस तरह के, वो 9 मई के हवाले से भी रिपोर्ट पेश उसमें की गई चीज़ें है, थी, वो भी अलहदा थी, उन्होंने पेश की, वो डिफरेंट उन्होंने चीज़ें क़यादत को जिम्मेदार ठहराया जनाब, वो एक अलहदा चीज़ है। अब जरा आते हैं चट्टा साहब पे कि एवरीबॉडी वांट्स टू नो कि आखिर चट्टा साहब ने बातें क्यों की। आई हैव सम नॉलेज ऑफ इट कि ये क्या हुआ है कि मतलब चट्टा साहब जो रिटायर हो रहे थे मार्च को 8 या 9 को, और लंदन ने सारी, उनके पास 5 साल का अमेरिका का वीज़ा भी उनका लगा होता, शायद 8 तारीख को मेरा ख्याल है या उन्हीं डेट्स में लगा हुआ था। तो वो सडनली व्हाट वेंट रॉन्ग विद चट्टा साहब? आप कमिश्नर हैं, हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप रिटायर होने वाले हैं, आपने एक नई लाइफ शुरू करनी है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने इतना बड़ा वो कर दिया, बयान दे दिया उस पर, और अपना एक तरह का फ्यूचर स्पेल किया, अपनी फैमिली, बच्चे, सारा कुछ। इसमें कुछ जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लोग जो उनको जानते थे चट्टा साहब को, वो जानने वाले, तो उनका ये ख्याल था कि नो ऑफेंसेस टू हिम के सरकारी नौकरी में, सर्विस में आखिरी दिनों में जब कोई अफसर ये कहे जी मेरा ज़मीर जाग गया था तो ये हो गया, तो बहुत सारे लोग इन बातों में बिलीव नहीं करते कि जनाब के ये मतलब सर्विस के आखिरी दिनों में ज़मीर इस तरीके के जा जाने, ये मुश्किल सी चीज़ है। स्टोरी ये निकली है कि चट्टा साहब जो हैं, क्योंकि उनके बड़े अच्छे तल्लुकात थे, हमजा शहबाज शरीफ साहब से भी बड़ी उनकी दोस्ती थी, बड़े उनके करीबी रहे हैं। फिर जब आप कमिश्नर रावलपिंडी लगते होते हैं तो ये कोई आम पोजीशन नहीं होती, इसके लिए आपका बड़ा एक क्लाउट होना चाहिए। और आप ये याद करें कि जब शहबाज शरीफ साहब ये बने ना, इनकी वो केयर टेकर, उन्हें सारी वो इनकी हुकूमत है, तो उसके बाद ही इनकी पोस्टिंग हुई और इनकी चीज़ें हुई, सब कुछ हुआ। सो ये बड़ी इंटरप्राइजिंग ये पोजीशन है, ये पिंडी वाली भी है, इसमें आपका GHQ यहीं पे है, कोर कमांडर्स हैं, 111 ब्रिगेड है, सो बहुत सारा आपका हेड क्वार्टर है। सो चट्टा साहब को लगने से ये शो करता है कि वो आम अफसर तो थे नहीं वो इन तमाम चीज़ों पे। दूसरी बात ये कहते हैं चट्टा साहब नाराज थे, अच्छा एंग्री थे, जो असल नई चीज़ जो सामने आ रही, वो नाराज थे इन मौजूदा हुक्मरानों से। क्यों? शहबाज शरीफ साहब हूँ, मोहसिन नकवी साहब हूँ, या वहाँ पे पंजाब में जो भी सेटअप हुआ, इनकी होनी थी प्रमोशन। अच्छा, ये ग्रेड 19 में थे और 20 में थे, तो 20 में थे ये, तो इनकी 21 में होनी थी प्रमोशन। इनकी जब वहाँ पे ये प्रमोशन बोर्ड हुआ है पंजाब में, अब इनके रह गए थे, जैसे मैंने कहा कुछ अर्सा रह गया था, ये अभी कुछ दिन पहले हुई, इनके रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले होना था प्रमोशन बोर्ड जो है। सही। तो चट्टा साहब की अमूमन तौर पर रिवायत होती, उनसे पहले भी जो अफसरान रिटायर हो जाते हो ना, उनकी अगर कोई सिलेक्शन बोर्ड में समरी जाए कि इनको 1 ग्रेड आगे वो कर दें, इनको प्रमोट करके रिटायर कर दें। बाज़ लोगों के केसेस में अफसरान ऐसे भी हैं कि जिस दिन वो रिटायर हो रहे थे उनको उसी दिन ही अगला नेक्स्ट ग्रेड दिया गया है। लोग कर्सी में चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, बाकी आपके महकमे के सेक्रेटरी या जो भी अफसरान बैठे हैं, तो वो समझते हैं चलें ठीक है, एक जो अफसर है घर जा रहा है तो रिटायरमेंट के बाद 1 ग्रेड दे दें। अच्छा, उनको भी ये होती है, जो अफसरान बैठे आगे वो प्रमोशन दे रहे होते हैं कि कल को अगर हमारा भी कुछ चांस बनेगा तो हमें भी इस तरह रिटायरमेंट से पहले 1 ग्रेड मिल जाएगा। सो ये रिवायत चलती रहती है कि रिटायरिंग अफसर की प्रमोशन अगर ड्यू आई हुई हो, करीब हो, तो 19-20 करके उसको प्रमोट कर दिया जाता होता है। 2-3 लोग हुए इनसे पहले, लेकिन चट्टा साहब की जब इनकी बारी आई प्रमोशन की, ग्रेड 21 की, इनको प्रमोट नहीं किया गया। सही। अब किसी भी अफसर के लिए, कैरियर अफसर के लिए बड़ी एक मतलब चीज़ होती है कि उनको प्रमोट नहीं किया गया। और उनको जो वो डिप्रेशन की बात कर रहे थे, एक डिप्रेशन तो ये था उनका, जो उन्होंने अभी तकरीर में कहा था कि मुझे प्रमोट नहीं, मतलब प्रमोशन वाली बात तो नहीं कि उन्होंने, मैं डिप्रेशन में हूँ, बला बला ये सारी चीज़ें। साथ में उन्हें ये था कि मैं इनको सर्व किया है, इनके साथ रहा हूँ, तो मुझे कोई पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई मेंबर बना दिया जाएगा, मुझे कोई ओहदा दे दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद ब्यूरोक्रेट्स की यही होती है ना कि कहीं पे कोई पब्लिक सर्विस, फेडरल हो गया, प्रोविंशियल हो गया, ऑम्बुड्समैन हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं कि मैं मतलब रिटायरमेंट के बाद घर नहीं जाना आपने, जो आपके पर्क्स प्रिविलेज आप एंजॉय करना चाहते हैं। चट्टा साहब को ऊपर नीचे 2 इनको झटके लगे, प्रमोशन नहीं दी गई, जो रिटायर होने वाला खत्म, चांसेस ओवर के ग्रेड 20 में आप रिटायर होंगे, और प्लस आपके साथ कोई वादे नहीं किए गए कि आपको रिटायरमेंट के बाद कोई आपको मेंबर लगा देंगे। सो देन ही वाज अप्रोच बाय सर्टेन क्वार्टर्स। अच्छा, चट्टा साहब, अब जो उनमें चीज़ें आई हैं, उनका ये ख्याल था कि अगर ये चीज़ें वो कहते हैं, करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मतलब आई डोंट वांट टू से ऑन टीवी, आई नो अ बिट कि क्या क्या चीज़ें प्रोमिसेस हुए, क्या क्या उनसे वादे हुए, और क्या क्या उनको अश्योर करवाया गया। कुछ उसमें कोई उनके अपने लिए बाद में नॉट फौरी तौर पर नहीं, तो कुछ उनके अजीज़ों को MPA की सीट भी थी लाहौर से, कोई इनको लड़ाने का भी था कि बाद में हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। So he was given certain assurances because he was halt.
कि मेरे साथ ज्यादती हुई है और मुझे ना प्रमोशन दी गई है, ना मुझे कोई बाद में वादे वईद किए गए हैं। सो उनको एक्सप्लॉइट करना, यूज़ करना आसान हो गया सर्टेन क्वार्टर्स के लिए। वो ये समझ बैठे थे जो 9 मई वाले ये चीज़ें बाद में, तो ये बाद में हुई है ना जाके, ये पहले हो चुकी थी सारी। उनका ये ख्याल था कि अगर ये बातें मैं कहता हूँ, मैं करता हूँ, तो फौरी तौर पर एक वहाँ पे कोई हंगामे शुरू हो सकते हैं, लोग सड़कों पे बहर हो सकते हैं, और हुकूमत जो है ये वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर सकती है, टॉपल हो सकती है, क्योंकि उन दिनों में आपको पता है कि अच्छा खासा ऑलरेडी नरेटिव बन चुका था कि जनाब इलेक्शन में रिगिंग हुई है, धांधली हुई है। अगर ये कमिश्नर साहब कह देते हैं, इतने बड़े पिंडी के, मतलब कोई दूर दराज का भी नहीं है, पिंडी का कमिश्नर, अगर सरगोदा डेरा गाजी खां का कहता, कोई भावलपुर का, तो कोई इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं बनती। सो इट विल अगेन क्रिएट ए क्यास। सो उस पे इनका ख्याल था कि ओवरनाइट को इनकलाब आ जाएगा मेरे इस, अगर ये मैं कहता हूँ। और इनको सर्टेन क्वार्टर्स ने बड़ी अश्योरेंसेस करवाई थी कि इन केस यू डू दैट, हम आपके लिए बाद में पोस्ट इनकलाब हम आपको क्या क्या फेवर्स और सपोर्ट दे सकते हैं। अच्छा, कपल ऑफ क्वेश्चंस डॉक्टर साहब। एक तो ये चीज कि वो कौन से क्वार्टर्स थे, जब अगर वो क्वार्टर्स वो ही थे जो इससे फायदा उठाना चाहे, जिसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो रहे थे, हो सकते थे, तो वो तो खुद अपने लिए नहीं कुछ कर पा रहे, उनकी एश्योरेंसेस पे क्यों लियाकत चट्टा साहब ने इतना बड़ा गैम्बल खेला? दूसरी चीज कि उन्होंने कुछ कैलकुलेट नहीं किया कि क़यादत के साथ क्या हो रहा है पीटीआई की, और इस वक्त क्या सिनेरियो बन रहा है, और इतने ब्लेडेंट किस्म के रिवेंज पे आया हुआ हो ना, उस वाली चीजें नहीं देखी जाती। अब आप रैशनल गुफ्तगू कर रहे हैं, दैट्स ए रैशनल, मतलब एक डिबेट है कि रैशनल बंदा ये सोचेगा मुझे क्या पड़ी है, मैं मतलब रैंक से उठा, मैं अगर कमिश्नर लग गया, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, फेयर इनफ। लेकिन बंदे एम्बिशियस होते हैं कि मतलब 60 साल बाद आपको कुछ नजर नहीं आता कि अचानक घर जाना है अब आपने, अब क्या करेंगे। सो एक तो ये चीज़ थी चट्टा साहब के, ही फेल्ट बिट्रेड एंड चीटेड। मोस्टली लोग इन मामलात में जिंदगी में याद रखें, लोग जब अपने आप को बिट्रेड एंड चीटेड फील करते हैं एट द हैंड ऑफ समवन, देन दे गोल फॉर, अगर इस तरह की चीज़ है। मुझे ये भी पता चला है कि दुबई के भी कुछ मामलात हैं इसमें। मैं मतलब ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकता, मैं उतनी करूँगा जितनी मेरे पास अथेंटिक है। और कोई प्रॉपर्टी टकून भी शामिल है इसमें, कि उनको सूट नहीं करता था, क्योंकि उन पर दबाव था कि आप जो है इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बने, आपने जो उनको फेवर्स दी हैं या ली हैं, उनमें दुबई में भी कुछ लोग भेजे गए थे उनके पास। सो वो भी, उनका भी कुछ रोल है इसमें। अच्छा। दुबई से वो भी ट्रेसेस हुई हैं, कोई बैंक अकाउंट्स भी ट्रेस हुए हैं, कुछ इनके साथ वादे वही जो किए गए थे कि बस इनकलाब आया ही चाहता है और ये आपने इनकी वो करनी है, इतना आपने कहना है, और उसके बाद लोग आ जाएंगे, हंगामे हो सकते हैं, इनको टॉपल हो जाएंगे। और शायद इनको भी यकीन हो गया था कि यस कई चीज़ें हो सकती हैं। सो उन्होंने पोस्ट उस पर रखा कि आप उसको सिनारियो को जहन में लाए ना 8 फरवरी के बाद, कि कितना बड़ा वो था। सो वो दुबई से भी जो प्रॉपर्टी टकून है, उन्होंने कोई तारें हिलाई हैं। अच्छा, उनकी एश्योरेंसेस ऐसी होती हैं, आपको पता है, वो तो बड़ों को हिला देती हैं। वो तो कहते होते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जिसको वो टच करें और वो सोने का ना बन जाए। सो ये सारे फैक्टर्स हुए इकट्ठे, जो मतलब लेटेस्ट चीज़ें उसमें आई हैं, इसमें वो की गई हैं कि आखिर एक कमिश्नर को क्या जरूरत पड़ी थी कि ऑल ऑफ सडन जो रिटायर हो रहा है वो क्या करे। सो देयर आर सर्टेन क्वार्टर्स, ये सब चीजें उस रिपोर्ट में मौजूद हैं। रिपोर्ट ये बन के आएगी, ये अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में जब ये चीजें वो मंगवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट मंगवाएगी, तो बहुत सारी चीजें निकल, और मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट को मंगवानी चाहिए कि चट्टा साहब से जो आपने इंक्वायरी की है, चट्टा साहब ने आपको क्या क्या बताया कि इसमें कौन-कौन से लोग मुलव्वस हैं। जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे मैं लेती हूँ ब्रेक के बाद। यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो रहा है, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे कि इस रिपोर्ट को सामने आना चाहिए। यस, और जब आएगी तो मैं आपको जो इसके कंटेंट मेजर पॉइंट्स मैंने बताए हैं, मैं मुख्तसरन इसको अगर रैप अप कर दूं तो इसमें जो कनेक्शंस हैं, जो जोड़े गए हैं, इसमें चकवाल का ये कनेक्शन आ रहा है, इसमें दुबई कनेक्शन आ रहा है, इसमें प्रॉपर्टी टकून कनेक्शन आ रहा है, और उनको एश्योरेंसेस दी गई पॉलिटिकली तौर पर कि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो इसके बाद उनको पॉलिटिकली तौर पर भी उनको और उनकी फैमिली को कुछ एडजस्टमेंट के फ्यूचर के लिए वो भी उसमें उनके साथ प्रॉमिसेस थे। तो अदरवाइज़ आपका मतलब है एक कमिश्नर उठेगा जिसका कैरियर है तो वो किसी उस पर तो नहीं जाएगा, और जो बातें आपने की हैं उन्होंने उस वक्त नहीं सोची। और फिर उन्होंने कैसे रोल बैक किया, उन्होंने क्यों इसकी तरदीद की कि मैंने तो क्या करते फिर वो चीज़ें तो नहीं हुई। फिर व्हाट मेड हिम रियलाइज, जो वो उनको जो बताया गया था कि आप जब ये करेंगे, जब आप करेंगे तो उसके बाद ये कुछ होगा, वो चीज़ें नहीं हुई। एंड ही वाज सून आफ्टर अरेस्टेड। अच्छा, मजे की बात सुने,
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद या मीडिया से बात करने के बाद वो जाके दफ्तर बैठे, वो इंतजार कर रहे थे कि अभी इनकलाब आने वाला है और अभी कि बहुत सारी यहाँ पे लोग निकल आएंगे, और जो तवक्को उनको दी गई थी कि आप देखिएगा कि कैसे लोग आते हैं और ये सारे सिस्टम जो है ना उलट पलट हो जाएगा। ऐसी गुफ्तगू करने के बाद वो स्टिल दफ्तर गए, इंतजार करते रहे कि अभी कुछ होने वाला है, क्योंकि उनको यही उनको एश्योरेंसेज उनको दिलवाई गई थी। लोगों की जो ख्वाहिशात होती हैं एम्बिशियस, उनको इस्तेमाल करना बड़ा आसान हो जाता है। एम्बिशियस आदमी बड़ा डेंजरस होते हैं, अपने लिए भी होते हैं, दूसरों के लिए भी होते हैं, फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। जो ही उनके एम्बिशियस का पता चला कि ये पॉलिटिकली तौर पर एम्बिशियस हैं, उन्हें लग रहा है कि मेरी प्रमोशन नहीं की गई, मुझे कोई उसमें FPSC वगैरह में कोई तैनाती नहीं मुझे नहीं दे रहे, माई चैप्टर इज ओवर, उन्हें फील हुआ है कि मुझे यूज किया गया है। और यूज नॉट इन देंस के कोई इसमें इलेक्शन में उनको हुआ है, क्योंकि कोई डिप्टी कमिश्नर मानने को तैयार नहीं, इलेक्शन में इसके कमिश्नर का रोल इतना नहीं होता। लिहाजा उनके पास एक ही ऑप्शन था, हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह, कि वो कहते ना खेडेंगे ना हम खेडन दियांगे। तो ये चट्टा साहब की जो कहानी है वो यहाँ से निकली है कि प्रमोशन का इशू था और इनको के फ्यूचर के लिए एश्योरेंसेस थी, वो और नहीं दी गई, इनको नहीं दी गई थी, जिससे उन्होंने ये हटकर दूसरी तरफ से उनको वही दुबई से, उनको चकवाल से और कुछ और लोगों की तरफ से पॉलिटिकली तौर पर उनको एश्योरेंसेस भी दी गई, और भी कुछ चीजें अगर सामने खुलकर वो आएंगी किसी वक्त। ठीक है क्लास, अब देखते हैं कि इसके बारे में क्या तफसीलात बाहर आती हैं, क्या हकाइक बाहर आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।